फिल्म की शुरुआत ठंडी रात के डरावने दृश्य से होती है। एक नकाबपोश हत्यारा निर्जीव शरीर को सुनसान सड़क पर घसीटता है और लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। अगले सुबह एक जली हुई लाश मिली और यह भयानक खोज जल्दी ही सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय बन गई। इस बीच हिम्मती नकाबपोश दल, जिसे बेरहम अपराधी हिरण ने नेतृत्व किया, ने सफलतापूर्वक एक बैंक डकैती को अंजाम दिया। भारी मात्रा में नकदी लेकर भाग गए। पुलिस आयुक्त ने तुरंत ही कुशल और निर्णायक अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त अरविंदन को डकैती के मामले को संभालने का काम सौंपा। अरविंदन ने बिना समय गंवाए जांच में जुट गए। सबूत जल्दी इकट्ठा कर उन्होंने कमिश्नर को बताया, जिन्होंने तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया। अरविंदन, जो मिशन पर थे, ने चोरों का ठिकाना ढूंढ लिया। अकेले जाने का फैसला कर उन्होंने दिरेन और उसके गुर्गों को हरा दिया। जब टीम निष्क्रिय हो गई, अरविंदन ने अपनी यूनिट को बुलाकर लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अगले ही सुबह अरविंदन पुनः ड्यूटी पर लौट आए। आयुक्त ने उसे नया काम दिया, अवैध मादक पदार्थों का मामला। अरविंदन हमेशा की तरह पेशेवर काम में जुट गए। उसी समय नकाबपोश हत्यारा मनोरोगी अपनी भयानक हरकतें जारी रखे था। एक और पीड़ित की हत्या के बाद उसने शव को जंगल में जलाकर ठिकाने लगा दिया। आयुक्त ने सीरियल मर्डर केस सहायक पुलिस आयुक्त रंजीत कुमार को सौंप दिया। रोंगेत ने तुरंत जांच शुरू की। मृतकों की संख्या बढ़ने पर उसने एक परित्यक्त इमारत में एक और जली हुई लाश पाई। अपराध स्थल पूरी तरह साफ था। कोई उंगलियों के निशान, सीसीटीवी फुटेज या उपयोगी सुराग नहीं मिला। फॉरेंसिक टीम ने चौंकाने वाली खोज की रिपोर्ट दी। शरीर पर हिंसा के निशान नहीं थे। पीड़ित को जलाने से पहले सिर में गोली मारी गई थी। रंगित का धैर्य टूटने की कगार पर था, क्योंकि रहस्यमय हत्यारा पीड़ितों को निशाना बना रहा था और बिना सुराग गायब हो रहा था। वहीं एसीपी अरविंदन नशे के सौदागरों के खिलाफ जंग में लगे थे। वह चुपचाप उनका पीछा करते हुए एक कैफे में गया ताकि निगरानी कर सके। जब अरविंदन वहां बैठे काम में डूबे थे, संजना नाम की लड़की ने उन्हें देख लिया। संजना, जो अरविंदन से अनजान थी, उनकी तीव्रता और तीखे लुक से प्रभावित हो गई। उसने जल्दी ही उन पर दिल हार दिया और साहस दिखाते हुए अरविंदन से मिलने पहुंच गई। अरविंदन, जो काम में व्यस्त थे, ने उसे अनदेखा किया। जैसे ही अरविंदन ने संजना को ठंडा कंधा दिखाया, ड्रग डीलरों ने पीछे से हमला करने की कोशिश की। अरविंदन ने बिना पसीना बहाए उन्हें तेजी से गिरा दिया। उसे एक्शन में देखकर संजना और भी प्रभावित हुई। उसी क्षण से वह उसका पीछा करने लगी, यह जानने के लिए दृढ़ थी कि उसका मामला क्या है। हालांकि अरविंदन लगातार पीछा करने वाली छाया से खुश नहीं था। कई दिनों की गहन जांच के बाद वह अंततः ड्रग डीलर के मुख्यालय पर सफलतापूर्वक छापा मारने में कामयाब हुआ। अंदर उसे एक नई घातक लाल गोली मिली। छापे से प्रभावित होकर कमिश्नर ने अरविंदन की पीठ थपथपाई। अगले सुबह कमिश्नर रंजीत पर गुस्सा थे, क्योंकि सीरियल किलर ने और भी पीड़ितों को निशाना बनाया था और रंजीत के पास कोई सुराग नहीं था। रंजीत असमंजस में अपनी खोज जारी रखे था। उस रात गाड़ी चलाते समय रंजीत गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसकी सर्जरी हुई। वह कोमा में था, इसलिए कुछ समय के लिए काम से बाहर रहेगा। आयुक्त ने तुरंत अरविंदन को बुलाया और उसे उच्च दांव वाले सीरियल मर्डर केस की जिम्मेदारी दी। आयुक्त ने उप निरीक्षक मनोहर को भी जांच में अरविंदन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया। जांच शुरू हो गई थी। अरविंदन और मनोहर ने उन सभी अपराध स्थलों का बारीकी से पुनरीक्षण करना शुरू किया जहां जली लाशें मिली थीं। बाद में मामले पर विचार करते हुए अरविंदन ने कहा कि रेंगिट को कुछ नहीं मिला था, न उंगलियों के निशान, न सीसीटीवी, कुछ भी उपयोगी नहीं। अब उनके पास 6 अज्ञात पीड़ित थे। वह रुका इस उलझन भरे केस को समझने की कोशिश कर रहा था। बाद में अरविंद मनहर को घर छोड़ने गए। वह देख रहे थे कि मनहर, जो पत्नी के निधन के बाद से अकेले पिता हैं, अपने बेटे पर कितना ध्यान दे रहे थे। साथी को छोड़ने के बाद अरविंदन आराम करने के लिए घर की ओर रवाना हुए। अगले दिन की सुबह अरविंदन अस्पताल की ओर जा रहे थे जब अचानक उनकी कार बीच सड़क में बंद हो गई। अन्य कोई विकल्प न होने के कारण उन्होंने सवारी लेने का निर्णय लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो कार रुकी थी उसे संजना चला रही थी। अरविंदन के पास उसमें बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने यात्रा के दौरान संपर्क जानकारी साझा की। संजना ने फिर उसे अस्पताल में उतारा, जहां अरविंदन ने रंजीत को देखा, जो अभी भी कोमा में बेहोश था। उस रात नकाबपोश हत्यारा फिर से सक्रिय था।
हत्यारे ने बस स्टॉप पर अकेले बैठे व्यक्ति को देखा। बिना समय गंवाए उसने एक उपकरण से बिजली का झटका दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर पीड़ित को मारकर जला दिया गया। अगले दिन सुबह आयुर्वेदन और मनोहर ने एक परित्यक्त फैक्ट्री में नया जला हुआ शव पाया। अपराध स्थल ने फिर से कोई सुराग नहीं दिया। मीडिया पुलिस विभाग पर दबाव डाल रही थी कि वे अपराधी को पकड़ें। अरविंदन फिर फोरेंसिक डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने पुष्टि की कि हत्या का पैटर्न बिल्कुल पिछले मामलों जैसा ही था। इस बार उनके पास एक सुराग था। पीड़ित के टखने पर प्लास्टर कास्ट मिला। इसी सुराग के आधार पर अरविंदन तुरंत ऑर्थोपेडिक अस्पताल गए और शहर में हाल ही में टखने का कास्ट इस्तेमाल करने वालों की सूची मांगी। डॉक्टर ने कहा कि वह अगले दिन मरीज का डेटा अरविंदन को देंगे। यह सुनकर वह डॉक्टर के कार्यालय से बाहर आ गया। अस्पताल के गलियारे में चलते हुए अरविंद ने मनोहर को हृदय विशेषज्ञ से बात करते देखा। इसके बाद वह चुपचाप डॉक्टर के पास गए ताकि पूरी जानकारी ले सकें। डॉक्टर ने बताया कि मनोहर गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थे और उन्हें तुरंत हृदय प्रत्यारोपण चाहिए था, अन्यथा वह मृत्यु का सामना कर रहा था। अरविंदन, जो अपने साथी की स्वास्थ्य समस्याओं से अनजान था, ने मनोहर के लिए अचानक सहानुभूति महसूस की। अगले दिन सुबह अरविंदन ने उन मरीजों के बायोडेटा को छाना जिन्होंने हाल ही में टखने के प्लास्टर पहने थे। सूची को संकुचित करने के बाद वह और मनोहर कई व्यक्तियों से मिले। उनमें से एक सुधाकर था। अरविंदन ने सुधाकर के घर का निरीक्षण किया और देखा कि जब वह ट्विन बर्ड्स मैट्रिकुलेशन स्कूल में छात्र था, तब की उसकी एक तस्वीर वहां लगी थी। अरविंदन ने सुधाकर की घबराहट को महसूस कर जानकारी दर्ज की और मनोहर के साथ खोज जारी रखी। शाम को संजना ने अरविंदन से मिलने की जिद की। अरविंदन ने टालने की कोशिश की, पर संजना ने इतना जोर दिया कि उसे कैफे आना पड़ा। संजना ने तुरंत दिल की बात कह दी। अरविंदन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने ईमानदारी से कहा कि वह उसके भावनाओं का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। संजना उम्मीद के मुताबिक अस्वीकृति से टूट गई। अगले सुबह अरविंदन और मनोहर एक और अपराध स्थल पर थे, जहां नया जला हुआ शव मिला। अरविंदन नाराज थे कि नकाबपोश हत्यारा उत्पात मचा रहा था। उन्होंने पुलिस से किसी असामान्य घटना के बारे में पूछा। एक अधिकारी ने बताया कि एक कचरा बीनने वाले ने हत्यारे को देखा था। अरविंदन ने तुरंत कचरा बीनने वाले को ढूंढ निकाला। पूछताछ में गवाह ने बताया कि उसने अपराधी को पीड़ित पर घात लगाकर हमला करते और उसका अपहरण करते देखा, जब पीड़ित अपनी मोटरसाइकिल पास के पार्किंग स्थल से लेने वाला था। फिर अरविंदन ने पीड़िता की बाइक की जांच की। ट्रंक खोलते ही उसे सबूत मिला, जिससे पीड़िता की पहचान मीरा के रूप में हुई। अरविंद तुरंत मीरा के पते पर गया। जब वह अंदर गया और मीरा को वहां खड़े देखा, पूरी तरह स्वस्थ, तो वह चौंक गया। मीरा के जीवित होने से मामले को नया मोड़ मिला। उसकी एक जुड़वां बहन थी। मीरा ने बताया कि वह और उसकी बहन ट्विन बर्ड्स मैट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़े थे, जो 11 सेठ जुड़वां बच्चों के लिए प्रसिद्ध था। अरविंदन ने फौरन संबंध जोड़े, याद करते हुए कि सुधाकर भी वहीं का छात्र था। अरविंदन ने सुधाकर और मीरा को पूछताछ के लिए बुला लिया। काफी समय बाद दोनों पुराने सहपाठी आमने सामने थे, लेकिन यह मिलन सुखद नहीं था। अरविंदन की पूछताछ ने अंततः एक चौंकाने वाला सच सामने लाया। पुलिस को मिले जले हुए पीड़ित असल में मीरा और सुधाकर के जुड़वां बच्चे थे। नकाबपोश हत्यारे की विधि दोनों जुड़वां सेठ के लिए एक जैसी थी। सुधाकर और मीरा ने बताया कि अलग अलग समय पर उन्हें एक सुनसान इमारत में ले जाया गया था। नकाबपोश हत्यारे ने वीडियो कॉल कर धमकाया कि अगर उन्होंने सामने खड़े व्यक्ति को नहीं मारा, जिसका चेहरा ढका था, तो वह उनके जुड़वां भाई बहनों को मार देगा। मजबूरन सुधाकर और मीरा ने अकल्पनीय किया और नकाबपोश को गोली मारी। गोली चलाने के बाद वे घर लौटे, यह सोचते हुए कि उन्होंने अपने भाई बहनों को बचा लिया है। थोड़ी देर बाद नकाबपोश हत्यारे ने उन्हें एक वीडियो भेजा, जिसमें भयानक धोखा सामने आया। हुड हटते ही उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने ही जुड़वां भाई बहन को मार दिया था। वीडियो कॉल स्पष्ट रूप से लाइव नहीं था, बल्कि एक क्रूर पूर्व रिकॉर्डेड और कुशलता से समयबद्ध व्यवस्था थी। जब सब कुछ सामने आया तो सुधीर और मीरा बेकाबू होकर रोने लगे। फिर अरविंद ने ट्विन बर्ड्स मैट्रिकुलेशन स्कूल की क्लास फोटो दिखाई और हत्यारे की पहचान और मकसद पूछा। उन्होंने तुरंत फोटो में एक लड़के की ओर इशारा किया, जिसका नाम बेंजामिन था। मीरा ने अचानक एक नई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कुछ महीने पहले वह और उसकी जुड़वां बहन एक पूर्व सहपाठी सुंजना से मिले थे। अचानक अरविंदन को जैसे बिजली का झटका लगा। सुंजना
जो उसका पीछा कर रही थी, की भी एक जुड़वां बहन थी। पहेली के मुख्य हिस्से अब अपनी जगह पर थे, इसलिए सुधाकर और मीरा को घर लौटने की इजाजत मिली। ट्विन बर्ड्स मैट्रिकुलेशन स्कूल में क्या हुआ, यह जानने के लिए अरविंदन ने प्रिंसिपल शांति से मिलने का फैसला किया। अरविंदन और मनोहर सीधे उसके घर गए। हमारे वेंडन ने बिना समय गवाए उससे एक सीधा सवाल पूछा कि बेंजामिन कौन था। इस सवाल ने बेंजामिन के अतीत की जानकारी का भंडार खोल दिया। शांति ने बताया कि वह और उनके पति रवि जुड़वां बच्चों की बहुत इच्छा रखते थे, लेकिन शादी के कई साल बाद भी वे संतान नहीं पा सके। जुड़वां बच्चों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्होंने अपनी ऊर्जा खास स्कूल बनाने में लगा दी। समय के साथ स्कूल फला फूला, जिससे शांति को जुड़वां छात्रों से घिरे होने की खुशी हुई, जबकि रवि खुश थे क्योंकि स्कूल की तिजोरी भर रही थी। एक दिन शांति और रवि ने सड़क पर दो जुड़वां भाइयों बेंजामिन और फ्रांसिस को देखा, जो कठिन हालात में सो रहे थे। वे अनाथ थे और दंपति को उन पर दया आ गई। उन्होंने जुड़वा बच्चों को मुफ्त शिक्षा और छात्रावास में रहने का प्रस्ताव दिया। लड़कों ने इसे तुरंत मान लिया। शांति भाइयों के गहरे प्रेम से प्रभावित हुई। बेंजामिन और फ्रांसिस दोनों ही प्रतिभाशाली छात्र थे। बेंजामिन ने शतरंज में अद्वितीय कौशल दिखाया और स्कूल के पहले प्रांतीय शतरंज चैंपियन बने। उनकी लगातार उपलब्धियों ने उन्हें स्कूल का आदर्श छात्र बना दिया। हालांकि इससे अन्य छात्रों को परेशानी होने लगी। उनके माता पिता अक्सर उन्हें डांटते, बेंजामिन और फ्रांसिस जैसा बनने को कहते, जिससे जलन होती। अन्य छात्रों ने निर्दयता से जुड़वां भाइयों को परेशान करना शुरू किया। फ्रांसिस, जो कोमल हृदय का था, जब उसे निशाना बनाया जाता तो रो पड़ता, जबकि बेंजामिन गुस्से में आकर बदमाशों से हिंसक तरीके से लड़ता। शांति, जो अराजकता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, ने सभी को दंडित किया। बेंजामिन भले ही दंडित हुआ, शांति से गहराई से प्रेम और सम्मान करता था। उसे उस मां के रूप में देखता था जो उसके पास नहीं थी। कुछ दिनों बाद, जब राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता नजदीक थी, शांति ने बेंजामिन को प्रशिक्षण देने के लिए समय समर्पित किया। शांति बेंजामिन की शतरंज की रणनीति बनाने की बौद्धिक क्षमता से लगातार प्रभावित होती रही। बेंजामिन एक प्रतिभाशाली छात्र था जो हारना नहीं जानता था। वह हमेशा योजना ए, बी और सी के साथ काम करता था। उसके पास हमेशा एक रणनीति होती थी। एक दिन प्रशिक्षण सत्र के बाद स्थानीय विद्युत कंपनी ने अचानक बिजली काट दी। बेंजामिन तुरंत अपने भाई फ्रांसिस के पास छात्रावास की ओर दौड़ पड़ा। फ्रांसिस को अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन शांति को इसका पता नहीं था। बेंजामिन ने उसे चीखते और डर से रोते देखा और उसे गले लगाकर शांत किया। कुछ दिनों बाद बेंजामिन राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गए। जब वह बाहर थे, फ्रांसिस को ईर्ष्यालु सहपाठियों ने तंग किया, जिससे वह आंसुओं में डूब गए। 2 दिन बाद बेंजामिन ट्रॉफी लेकर घर आया। पहले स्थान पर जीत के बाद फ्रांसिस अपने भाई के लिए बहुत खुश था। अगले दिन पढ़ाई सामान्य रूप से चली। शांति ने शिक्षकों को फ्रांसिस के फोबिया के कारण प्रयोगशाला सत्र में लाइट बंद न करने का निर्देश दिया। शिक्षकों ने सहमति जताई। फ्रांसिस की कमजोरी की खबर छात्रों के बीच आग की तरह तेजी से फैल गई थी। उस दिन लैब में बेंजामिन और कुछ छात्र भौतिकी लैब में थे, जबकि फ्रांसिस और अन्य रसायन विज्ञान लैब में थे। जब फ्रांसिस शिक्षक के आने से पहले रसायन विज्ञान लैब में पहुंचा, तो उसके सहपाठियों ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और कमरे को घोर अंधकार में डुबो दिया। फ्रांसिस तुरंत चीखने और हिस्टेरिकल होकर रोने लगा। बेंजामिन अचानक खतरे को समझते हुए फिजिक्स लैब से भागा और केमिस्ट्री लैब की ओर दौड़ा, अपने सहपाठियों से दरवाजा खोलने की विनती करते हुए। उसके दोस्त वहीं खड़े हंसते रहे। कुछ देर बाद फ्रांसिस को सांस लेने में दिक्कत हुई और दुखद रूप से उसने अंधेरे में ही दम तोड़ दिया। बेंजामिन दुखी और शोक में था। इस त्रासदी को और बढ़ा दिया कि फ्रांसिस की मौत उसके जन्मदिन पर हुई। शांति जल्दी पहुंची और बेंजामिन को गले लगाती रही, जो बहुत दुखी था। दफन के बाद सब चले गए, लेकिन बेंजामिन ने मना कर दिया। शांति के बार बार कहने पर भी कि वह डॉर्म लौट जाए, बेंजामिन वहीं रुका और पूरी रात कब्र के पास सोया। वह शोक में डूबा था। फ्रांसिस के साथ बिताए हर प्यारे पल को याद कर रहा था। परेशान लड़के की खबर एक नन तक पहुंची, जिसने आखिरकार बेंजामिन को ट्विन बर्ड्स मैट्रिकुलेशन स्कूल के डॉर्मेट्री में वापस लाया। कुछ दिनों के बाद बेंजामिन स्कूल में वापस आया और अपने सहपाठियों पर गहरी नजर डाली। उसी समय नन ने शांति और रवि से मुलाकात की और कठोर सच्चाई को बताया। अगर बेंजामिन स्कूल में रहता तो वह कभी भी फ्रांसिस की मौत से आगे नहीं बढ़ पाता,
लड़के के भविष्य के लिए शांति और रवि अनिच्छा से सहमत हो गए कि नन उसे ले जाए। शांति का दिल टूट गया था क्योंकि उसने उस लड़के को अपनी देखरेख में लिया था और उसे अपना बेटा मान लिया था। फिर नन बेंजामिन को कॉन्वेंट ले गई। दर्दनाक कहानी खत्म करने के बाद शांति बेंजामिन और फ्रांसिस की पुरानी स्कूल फोटो को देखते हुए रो पड़ी। अपने आंसुओं के बीच उसने अरविंदन से कहा कि उसे लगता था कि भगवान छात्रों के पापों और शिक्षकों की विफलताओं से नाराज थे, जिससे स्कूल जलकर खाक हो गया। शुक्र है आग में कोई हताहत नहीं हुआ। स्कूल के नुकसान के बाद रवि आय की कमी से अस्थिर हो गया और शराब की लत में पड़ गया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। शांति को बाद में नन से पता चला कि बेंजामिन को एक अमीर व्यक्ति ने गोद लिया है और वह शहर के बाहर रह रहा है। अरविंदन ने इस जानकारी पर ध्यान दिया और बेंजामिन की कक्षा में जुड़वां बच्चों के लिए कक्षा रजिस्टर की मांग की, जो शांति ने दिया। अरविंदन ने छात्र का बायोडाटा ध्यान से पढ़ा। यह एक प्रकाशमान क्षण था। उसे एहसास हुआ कि बेंजामिन की कक्षा के जुड़वां बच्चों की जन्म तिथियां वही थीं जिन पर पीड़ितों की हत्या हो रही थी। इससे उसकी शंका की पुष्टि हुई। सभी पीड़ित बेंजामिन के पूर्व सहपाठी थे और हत्यारा व्यवस्थित रूप से बदला ले रहा था। उद्देश्य और पीड़ितों के संबंध को समझने के बाद आयुर्वेदन अगली चाल पर पूरी तरह केंद्रित था। वह तुरंत संजना के घर गया और बेंजामिन की सीरियल हत्याओं का भयानक सच बताया। स्वाभाविक रूप से संजना और उसकी जुड़वां बहन पूरी तरह हिल गईं। उनकी सुरक्षा के लिए आयुर्वेदन ने उन्हें स्थानांतरित होकर मनोहर के घर रहने का निर्देश दिया। दोनों ने तुरंत निर्देशों का पालन किया और वही किया जो उन्हें बताया गया था। अरविंद और मनोहर ने अपनी अथक खोज जारी रखी। उन्होंने पुष्टि की कि बेंजामिन की मूल कक्षा के सभी जुड़वां बच्चों में से केवल 4 जीवित बचे थे, अर्थात संजना और उसकी जुड़वां बहन, इंद्रन और उसका जुड़वां भाई, जिनका स्थान अज्ञात था। अरविंदन ने बाकी जोड़ी को ढूंढने को उच्च प्राथमिकता दी। कुछ दिनों बाद पुलिस आयुक्त ने अरविंदन को बुलाया, मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए और उन पर हत्यारे को पकड़ने का दबाव डाला, इससे पहले कि कोई और निशाना बने। अरविंदन ने खोज जारी रखी। अगली सुबह वह रंजीत से मिला, जो अभी अस्पताल से छुट्टी लेकर आया था। दोनों अधिकारी बातें करने लगे और कुछ मजाक भी किया। अरविंदन ने काम की बात शुरू की, पूछते हुए। रंजीत ने दुर्घटना की रात और बेंजामिन केस पर बात की। रंजीत ने खुलासा किया कि दुर्घटना की रात वह एक सुराग की जांच कर रहा था। जब उसने देखा कि एक काला सेडान उसका पीछा कर रहा है, उसे देर बाद पता चला कि वह हत्यारे की कार थी। बेंजामिन ने जाल बिछाया और रंगित का हादसा करवा दिया, लेकिन असली पहेली यह थी कि खुद हत्यारा ही था जिसने खींचा। रंजीत को मलबे से निकालकर अस्पताल ले गया। रंगित अब भी हत्यारे की उलझन भरी हरकतों से हैरान था। रंजीत को छोड़ने के बाद अरविंदन को शांत का अहम फोन आया। उसने बताया कि हर साल फ्रांसिस के जन्मदिन पर वह उसकी कब्र पर जाती है। हमेशा वहां ताजे फूल पहले से मिलते हैं। उसे यकीन था कि बेंजामिन ही उन्हें छोड़ रहा था। फ्रांसिस का जन्मदिन सिर्फ 2 दिन दूर था, जिससे अरविंदन को अपने लक्ष्य को पकड़ने का अच्छा मौका मिला। उसने अरविंदन से बेंजामिन पर गोली न चलाने की विनती की, ये तर्क देते हुए कि हत्यारा अपनी विधियों के बावजूद असल में खुद पीड़ित था। अरविंदन चुप रहे, जानकारी को समझते हुए। 2 दिन बाद ठीक आधी रात को अरविंदन कार्रवाई के लिए तैयार था। एक योजना बना रहा था, फ्रांसिस की कब्र के पास छिपना। उसने जल्दी ही एक आकृति को आते देखा जो कपड़े पहने थी, काले कपड़े और मुखौटे में, और वह निश्चित था कि उसने बेंजामिन को वहीं पकड़ लिया है जहां वह उसे चाहता था। अरविंदन ने इंतजार किया जब तक आकृति करीब आई, पीठ घुमाई और फिर उसका सामना करने बढ़ा। लेकिन जब नकाब उतरी तो अरविंदन मनोहर को देखकर चौंक गया। अरविंदन ने जल्दी से बंदूक निकाली और हत्यारे से आत्मसमर्पण करने को कहा। मनोहर ने तुरंत ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अरविंदन की बंदूक छीनकर भाग लिया, काली सेडान में। अरविंदन ने पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाए। अरविंदन, जिनका सिर घूम रहा था, तुरंत गाड़ी चलाकर गए मनोहर के घर सूंजना और उसकी बहन की जांच के लिए। मनोहर ने दरवाजा खोला और अरविंदन को ऊपर ले गए। अरविंदन यह देखकर डर गए कि सूंजना और उनकी जुड़वां बहन कुर्सियों से बंधी थीं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मनोहर, जो पीछे छिपा था, कुछ ले आया। अरविंदन के सिर पर जोर से मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर उसने संजना की जुड़वां बहन को लिया और गाड़ी को खाली इमारत की ओर बढ़ाया। कुछ ही क्षणों बाद अरविंदन जल्दी से आया और संजना को खोल दिया और दोनों तेजी से भाग गए। मनोहर के बाद अरविंदन को हत्यारे का पैटर्न याद आया। पीड़ित हमेशा परित्यक्त में जलाए जाते थे, इमारतें, और उन्हें पता था कि कहां जाना है। वे खाली इमारत पहुंचे और अंदर दौड़ पड़े। अरविंदन ने हथियार मनोहर की ओर तान दिया, जबकि संजना अपनी जुड़वां बहन को पागलों की तरह खोज रही थी। मनोहर चुप था, लेकिन उसकी नजरें कुछ और देख रही थीं। वह तब चौंका
जब उसने एरविंडन के सीने पर फ्रांसिस का टैटू देखा। यह अंतिम दिमाग को झकझोर देने वाला मोड़ था। एरविंदन वास्तव में बेंजामिन ही था। मनोहर लड़ाई में टिक नहीं सका और भागने का निर्णय लिया। सोचते हुए अरविंदन ने अपनी बंदूक संजना की तरफ फेंकी और लिफ्ट की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह नीचे आ रहे व्यक्ति को गोली मार दे। संजना अरविंदन के प्रति प्रेम और विश्वास में अंधी होकर बंदूक छीन ली और आंखें बंद करके ट्रिगर दबा दिया। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वहां संजनाह की जुड़वां बहन थी, जिसे उसने गोली मार दी थी। अंतिम हत्यारे अरविंद को रंजीत द्वारा हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद बेंजामिन ने एक छोटी जानकार मुस्कान के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, मानो अपनी गिरफ्तारी से संतुष्ट हो। पूछताछ में बेंजामिन ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने सभी पूर्व सहपाठियों को निशाना नहीं बनाया था। उसका बदला खासकर उन जुड़वां बहनों पर था जिनके भाई बहन रसायन विज्ञान की लैब में थे जब फ्रांसिस की मौत हुई थी। उसका मकसद उन्हें उसी दर्दनाक पीड़ा से गुजराना था जैसा उसने सहा था। फिर बेंजामिन ने मनोहर के साथ की गई अपनी चाल को समझाया। उसने बदली आवाज में उस पिता को धमकाया जो गंभीर हृदय रोग से जूझ रहा था और जिसके पास आदेश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने संजना और उसकी जुड़वां बहन को बांध दिया, कब्रिस्तान में नकाबपोश हत्यारे की भूमिका निभाई और जुड़वां बहन को खाली इमारत तक पहुंचाया। धमकी सीधी थी, अगर मनोहर ने मना किया तो बेंजामिन उसके बेटे को मार देगा। इस योजना ने बेंजामिन को इस तरह से चरमोत्कर्ष की योजना बनाने दी कि संजना ने अपनी जुड़वां बहन को गोली मार दी, उसका भयानक प्रतिशोध पूरा करते हुए। रंगिठ ने कहा कि उसने कोड हल कर लिया। उसने बताया कि बेंजामिन की असली पहचान तब समझी जब उसने देखा कि हत्यारे का लाइटर वही था जो बेंजामिन ने रंगित को दुर्घटना के बाद अस्पताल लाते समय इस्तेमाल किया था। रंजीत ने यह भी बताया कि उसने अधिकारी के घर पर छोटे एरविंडन या बेंजामिन की फ्रांसिस के साथ बचपन की तस्वीर देखी। बेंजामिन ने मुस्कुराकर इसे स्वीकार किया। अगले दिन सुबह आयुक्त और रंजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंजामिन की गिरफ्तारी को बड़ी जीत बताया। मुकदमे के बाद बेंजामिन दोषी ठहराया गया और कैद हुआ। इस दौरान पुलिस ने बचे हुए जुड़वां को इकट्ठा किया। पूर्व डाकू दिरेन के जुड़वां भाई ने रंजीत से दिरेन की रक्षा करने की गुहार की, जो वही डाकू था जिसे अरविंदन ने जेल में डाला था। फिल्म की शुरुआत में इस संबंध से चकित होकर रंजीत और मनोहर जेल की ओर दौड़े, लेकिन वे देर से पहुंचे। बेंजामिन ने पहले ही दिरेन को मार दिया था। योजना पूरी होने पर बेंजामिन ने रंजीत के सामने अपना अंतिम उद्देश्य स्वीकारा। उसने कहा कि उसके पास हमेशा योजना ए, बी और सी थी और उसने जानबूझकर रंजीत का उपयोग अपनी योजना के लिए किया। उसने कहा कि वह दिरेन की रिहाई का इंतजार कर सकता था, लेकिन मनोहर की हृदय रोग की जानकारी से उसकी योजना बदल गई। बेंजामिन ने बताया कि उसने जानबूझकर रंजीत को लाइटर दिखाया ताकि उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसका दिल मनोहर को मिले ताकि मनोहर जी सके और अपने बेटे की देखभाल कर सके। उसने यह भी कहा कि वह नहीं चाहता था कि कोई और बच्चा माता पिता को खोने का दुख झेले। यह अप्रत्याशित कार्य सभी को गहराई से प्रभावित कर गया। बेंजामिन ने घातक लाल गोली निगल ली और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंततः परलोक में फ्रांसिस से मिलने की शांति पाई। अगली सुबह शांति को बेंजामिन का एक पत्र मिला। उसमें उस लड़के का दिल तोड़ने वाला अंतिम संदेश था जिसे वह अपना बेटा मानती थी। लिखा था, मैं आपको याद करता हूँ माँ। शांति ने नोट पढ़ते हुए आंसू बहाए। कुछ दिन बाद मनोहर ने बेंजामिन की कब्र पर जाकर प्रार्थना की, जो फ्रांसिस के पास थी, और दोनों भाइयों के लिए प्रार्थना की।